तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था साइटोस्केलेटन के दो कंपोनेंट माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका ट्यूटर मेघराज चुड़े और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट को इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका डायामीटर जो है वो इंटरमीडिएट साइज का होता है बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो डायमीटर देखा था और माइक्रोफिलामेंट्स का जो हमने डायमीटर देखा था, इन दोनों के बीच में का डायमीटर होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि साइटोस्केलेटन के तीन कंपोनेंट हमारे पास होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो इसी तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट इज अ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का एक कंपोनेंट है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट इट फाउंड सिंगली और इन बंडल्स। ये जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट सिंगली भी प्रेजेंट होते हैं या फिर बंडल्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट की असेंबली कैसी होती है? एक इंटरमीडिएट फिलामेंट से जो उनके बंडल्स किस तरीके से बनते हैं वो हम असेंबली वाले पॉइंट में डिस्कस करने वाली है। तो इट प्ले स्ट्रक्चरल और टेंशन बियरिंग रोल। मतलब सेल को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करना, सेल को एक डिफाइंड शेप प्रोवाइड करना, ये होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम। हाँ, कुछ केसेस में जैसे कि न्यूरॉन के केसेस में ये फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। सो इट प्ले स्ट्रक्चरल और टेंशन बियरिंग रोल। The structure of protein that form intermediate filament was first predicted by computerized analysis of amino acid sequence of human epidermal keratin। अब ह्यूमन का इपिडर्मल केराटिन जो है उसका स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया गया, कंप्यूटराइज एनालिसिस किया गया और उसी के हेल्प की मदद से, उसी की हेल्प से इंटरमीडिएट फिलामेंट का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर एनालाइज किया गया। तो this is all about basics of intermediate filament. So intermediate filaments are basically divided into subcategorized into 6 टाइप। ये जो है 6 टाइप के होते हैं। इनको नाम दिया है टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर्थ, टाइप फिफ्थ और टाइप सिक्स। तो उससे पहले देखते हैं कि इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर लगभग किस तरीके से होता है। जैसे कि हमने देखा माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, ये जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल हमने देखा था कोई एक्टिन से बना हुआ है। माइक्रोट्यूब्यूल हमने देखा था कि कोई ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है जो कि ग्लोबुलर साइज के होते हैं, ग्लोबुलस की तरह होते हैं। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है वो फिलामेंटस जो है, जो प्रोटीन्स है वो फिलामेंटस टाइप होते हैं। मतलब थ्रेड के जैसे यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं और उन्हीं प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से उनका डायमर बनता है, बाद में टेट्रामर बनता है और इसी तरीके से एक फिलामेंटस लाइक रिजिड स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है। सो बेसिकली अभी के लिए इतना ही याद रखिए कि इंटरमीडिएट फिलामेंट इज मेड अप फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन एंड all the 6 type of intermediate filament are categorized into 6 type based on similarities in amino acid sequence एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर। उनके अमीनो एसिड का सीक्वेंस किस तरीके से है और उनका प्रोटीन स्ट्रक्चर किस तरीके से है और इनकी सिमिलरिटी के जो बेसिस पे है, इनको जो है वो 6 कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। मतलब अगर हम टाइप 1 कंसीडर करें तो टाइप 1 में हमारे पास आता है एसिडिक साइटोकेराटिन्स। तो बेसिकली क्लास फर्स्ट एंड क्लास सेकंड, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड आर फॉर दी केराटिन्स। तो क्लास फर्स्ट और टाइप फर्स्ट इज फॉर एसिडिक साइटोकेराटिन्स और बेसिक साइटोकेराटिन्स। एसिडिक साइटोकेराटिन्स और बेसिक साइटोकेराटिन्स जो है वो इपिथेलियल टिश्यूज में, इपिथेलियल सेल्स में जैसे कि स्किन, हेयर्स और नेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। और ये क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने का काम करते हैं केराटिन्स। याद में रखिए टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर केराटिन। इसमें जो है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? केराटिन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इपिथेलियल सेल्स में पाए जाते हैं। जैसे कि इपिथेलियल सेल्स, स्किन, हेयर्स और नेल्स में केराटिन्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड विमेंटिन। विमेंटिन जो है वो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ऑफ मेसेनकाइमल ओरिजिन, लेंस ऑफ आई में यहाँ पे पाए जाते हैं।
या फिर पेरिफेरल न्यूरॉन्स में भी विमेंटिन पाए जाते हैं जो कि मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप को मदद करते हैं। उसके बाद में टाइप थर्ड आता है हमारे पास, टाइप थर्ड इज डेस्मिन। सो टाइप थर्ड में दो आते हैं, विमेंटिन और डेस्मिन। सो विमेंटिन एंड डेस्मिन ये दोनों के अमीनो एसिड लगभग एक जैसे होंगे, पर इनका लोकेशन, इनका टिश्यू जो है वो अलग अलग होगा, इसीलिए इनको टाइप 3 में रखा है। So it is present in muscle cell, especially in smooth muscle cells. स्ट्रक्चरल सपोर्ट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल मशीनरी को, जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है उनको स्ट्रक्चरल सपोर्ट देने का काम जो करते हैं वो डेस्मिन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप 3, उसमें भी जीएफए प्रोटीन्स आते हैं जो कि ग्लायल सेल्स एंड एस्ट्रोसाइड में प्रेजेंट रहते हैं और सेल की शेप को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब जो केराटिन है हमारे पास, केराटिन है टाइप फर्स्ट केराटिन है, इसमें अगर म्यूटेशन हुआ तो ईबीएस यानी कि एपिडर्मोलाइसिस ब्यूबोसा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इस बारे में हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। तो उसके बाद आता है हमारे पास टाइप 4। टाइप 4 में हमारे पास है न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन्स। उसमें हमारे पास है न्यूरोफिलामेंट लाइट, न्यूरोफिलामेंट मीडियम और न्यूरोफिलामेंट हेवी। तो इस तरीके से न्यूरोफिलामेंट है जो कि मसल्स को, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। सो इट इज प्रेजेंट इन सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्व्स, एक्सॉन स्ट्रेंथ एंड डेमोन डिटरमाइंस एक्सॉन साइज। एक्सॉन की स्ट्रेंथ को, एक्सॉन की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने में काम करते हैं। मतलब आपको अभी फंक्शन से पता चला होगा कि इंटरमीडिएट फिलामेंट का कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारे बॉडी में होता है। उसके बाद आता है टाइप फिफ्थ, जिसमें आते हैं हमारे पास न्यूक्लियर लैमिन। उसमें से 3 टाइप है, न्यूक्लियर लैमिन ए, बी, सी। अब न्यूक्लियर लैमिन क्या करते हैं? अब जो आपको पता होगा कि न्यूक्लियस हमारे पास रहता है और न्यूक्लियस के पास भी उसका कुछ एनवलप ऐसा प्रेजेंट रहता है। सो न्यूक्लियस ऑल्सो इट हैविंग एनवलप, और उसकी एनवलप को, न्यूक्लियर एनवलप को, सपोज दिस इज आवर सेल और दिस इज आवर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एनवलप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है न्यूक्लियर लैमिन। नाम से ही पता चलता है। तो न्यूक्लियर लैमिन जो है वो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू न्यूक्लियर एनवलप, एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन न्यूक्लियर लैमिन्स में कुछ चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियस लैमिन में कुछ एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियस का एनवलप जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्कार्ड वो हो जाता है और उसकी वजह से माइटोसिस होती है। अब हम आगे जाके वो फिनोमिना स्टडी करने वाले हैं। सो न्यूक्लियर लैमिन्स इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट इन ऑल सेल टाइप। जैसे न्यूक्लियस बहुत से लगभग सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो इसी की वजह से इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो टाइप है न्यूक्लियर लैमिन्स प्रेजेंट इन ऑल सेल टाइप्स, इट फॉर्म अ न्यूक्लियर स्कैफोल्ड टू गिव शेप टू न्यूक्लियस। अल्टीमेटली न्यूक्लियस का शेप डिसाइड करने में इसका हेल्प होता है। अब अगर इसमें म्यूटेशन हो गया तो एक डिसीज यहाँ पे होता है हचिंगसन गिलफर्ड प्रोजेरिया, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो टाइप नंबर 6 यानी कि लास्ट टाइप इंटरमीडिएट फिलामेंट का, दैट इज नेस्टिन। तो नेस्टिन इज प्रेजेंट इन embryonic nervous system, also in neural stem cells। embryonic nervous system में, neural stem cells में, और it is associated with the central nervous system and the function is unknown for it। मतलब अल्टीमेटली ये न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए, ये नर्वस सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए ये हेल्प करता होगा। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की असेंबली। जैसे हमने माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली पढ़ी, माइक्रोफिलामेंट की असेंबली पढ़ी, तो उसी तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट की असेंबली पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने कहा था कि माइक्रोट्यूब्यूल में और माइक्रोफिलामेंट में ग्लोबुलर प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं, पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, ये स्ट्रक्चर जो है वो अपने आप में एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर मतलब इट इज नॉट लाइक ग्लोबुलर प्रोटीन्स, नॉट ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट। यहाँ पे कोई भी ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है तो किस तरीके से प्रोटीन है? सो इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन्स आर फाइब्रस प्रोटीन। ये जो है वो फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, फाइबर की तरह यहाँ पे प्रोटीन्स दिखते हैं। सो प्रोटीन्स आर फाइब्रस प्रोटीन। फाइबर मतलब अब कैसे होगा समझो, यहाँ पे हमारे पास कोई एक प्रोटीन्स है, उसका हम
स्ट्रक्चर देखते हैं। अब एन टर्मिनस और सी टर्मिनस होगा प्रोटीन्स को, आपको पता है अमीनो एसिड को एन टर्मिनस रहते हैं और सी टर्मिनस रहते हैं। सो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोटीन्स आर जनरली मेड अप ऑफ 310 टू 318 अमीनो एसिड सीक्वेंस। 310 से 318 अमीनो एसिड सीक्वेंस यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। अब हमने कहा था कि साइटोस्केलेटन के जो प्रोटीन्स है, साइटोस्केलेटन जो है वो लगभग प्रोटीन से बना हुआ रहता है, मतलब यहाँ पे अमीनो एसिड रहेंगे, अमीनो एसिड रहेंगे इसका मतलब यहाँ पे एन और सी टर्मिनस भी रहेगा। सो दिस इज द सेंट्रल रॉड लाइक डोमेन यहाँ पे प्रेजेंट है और इसी को हम कह सकते हैं दिस इज आवर प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमको आगे जाके कन्वर्ट करना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। सो दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमको कन्वर्ट करना है कोई सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, एंड ये होता है बाय मीन्स ऑफ फोल्डिंग। यहाँ पे कोई फोल्डिंग होगी, ठीक है। तो फोल्डिंग होने के बाद हमारे पास कोई फोल्डेड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा और इसी फोल्डेड स्ट्रक्चर को, इसी बेसिक स्ट्रक्चर का फोल्डिंग होगा और दो फिलामेंट्स एक साथ अटैच होंगे, टू रॉड लाइक डोमेन्स। तो central rod like domains is attached with other rod like domain and forms two rod like domain like this। तो इस तरीके से कोई हमारे पास फिलामेंटस एक दूसरे में वो क्या हो जाएंगे, ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो this both n terminus are at one side and other n terminus are at one side। तो n टर्मिनस एक साथ हो गए, c टर्मिनस यहाँ पे एक साथ प्रेजेंट हो गए। तो इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के जैसा, मतलब यहाँ पे इनके बीच में जो है वो कॉइलिंग रहेगी, अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट इनके बीच में रहेगा। वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हम नहीं निकाल सकते, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख लीजिए। राइट हैंडेड मतलब प्रोटीन्स की क्या होती है, एक टाइप की फोल्डिंग होती है। यहाँ पे प्रोटीन जो है वो उनका नेचर रहता है कि वो फोल्ड हो सकते हैं कोई फोर्सेस की वजह से। तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म देयर। सो दिस टू डायमर्स देन अलाइंड लैटरली। तो एक यहाँ पे डायमर बना, इसी तरीके से दो डायमर जो है वो एक साथ अटैच होते हैं। समझो ये एक डायमर रहा और उसके साथ और एक डायमर इस तरीके से अटैच होगा और यहाँ पे बनेगा कोई टर्शरी स्ट्रक्चर। इसी डायग्राम में हम निकाल लेते हैं। सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू द टेट्रामरिक स्ट्रक्चर। so this is tetrameric structure, not a tertiary। so this tetrameric structure, तो दो डायमर्स जो है वो, दो डायमर्स जो है वो एक साथ अटैच हुए, उनकी अलाइनमेंट हुई लैटरली, और एक हमारे पास कॉइल डायमर हमारे पास बना। मतलब जो ऑलरेडी डायमर प्रेजेंट था उसके साथ और एक डायमर अटैच हुआ, मतलब दो डायमर की कॉइलिंग यहाँ पे हुई और इस तरीके से फिलामेंटस स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे बना। और ये जो है टेट्रामर, ये टेट्रामर और दूसरे टेट्रामर के साथ अटैच होते हैं और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट के रॉड में जो है वो 8 हमको फिलामेंटस प्रोटीन्स हमको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब हम निकालते हैं एक बेसिक सा डायग्राम जिसमें हमको समझ में आए कि यहाँ पे डाइसल्फाइड की लिंकेज कैसे प्रेजेंट होती है। तो वी हैव अ somewhat this type of structure। तो दिस इज आवर टेट्रामर। ये क्या हुए हमारे पास, ये दोनों टेट्रामर एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे inside we have a tetramer। so this is one dimer and attach with it other dimer, laterally उनकी अटैचमेंट होती है प्रेजेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा।
and this is called as protofilament. This dimer is called as protofilament. This is laterally arrangement, and this both protofilament are attached with a linkage called as डाइसल्फाइड लिंकेज. इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज कोई यहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो इस तरीके से इंटरमीडिएट फिलामेंट की असेंबली यहाँ पे होती है. अब हम देखते हैं एक सिंपल से डायग्राम के फॉर्म में इनकी अरेंजमेंट किस तरीके से हुई है. तो शुरुआत में हमारे पास था कोई प्राइमरी फाइब्रस प्रोटीन, और इसी प्राइमरी फाइब्रस प्रोटीन के साथ दूसरा कोई प्राइमरी प्रोटीन अटैच हुआ और हमारे पास बना डायमर, और दो डायमर मिलके हमारे पास बने टेट्रामर. ये दोनों डायमर जो है वो आपको लेटरल अरेंजमेंट यहाँ पे दिखी. एक साथ वो पैरेलली अरेंज यहाँ पे नहीं हुए पर लैटरली अरेंज हुए. मतलब इस तरीके से कोई हमने जो लास्ट में डायग्राम निकाली थी, तो इस तरीके से कोई यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट इस तरीके से यहाँ पे होती है. तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट we can see in the intermediate filament. So this type of tetramer is formed there, and ये टेट्रामर की मदद से एक दो टेट्रामर एक साथ मिलके या उससे ज़्यादा टेट्रामर मिलके एक यूनिट लेंथ फिलामेंट बनाते हैं और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट की जैसा हमको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है. तो सपोज लाइक दिस, तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर कोई हमको यहाँ पे दिखाई दे. This is overall intermediate filament. So intermediate filament is basically made up from the filamentous proteins made up of 310 to 318 amino acid sequences, and इसी को हमने कैटेगराइज बाद में किया है. तो यहाँ पे कोई ग्लोबुलर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहता, यहाँ पे फाइब्रस प्रोटीन की मदद से यहाँ पे इनका अरेंजमेंट होता है. अब हम देखते हैं कि इनका फंक्शनल. अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर कॉन्फर मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑन द टिश्यू. टिश्यू को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में इंटरमीडिएट फिलामेंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट होता है. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेंट्स. टिश्यू के सेल की स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा ये डिटरमाइन करने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है. So cells that have mechanical strength present in more quantity in cells that have mechanical stress. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट के म्यूटेशन की वजह से कोई डिसऑर्डर हो सकता है. इंटरमीडिएट फिलामेंट इट प्रोवाइड स्टैटिक स्ट्रक्चर बट इन न्यूरॉन्स इट कैन रीमोल्डेबल. न्यूरॉन्स में जो स्ट्रक्चर है वो रीमोल्डेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है. तो न्यूरॉन्स में रीमोल्डेबल स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है. अगर न्यूक्लियर लैमिन जो कि हमने डिस्कस किया था, न्यूक्लियर लैमिन जो टाइप 5th इंटरमीडिएट फिलामेंट है, अगर न्यूक्लियर लैमिन जो कि 3 टाइप के होते हैं, न्यूक्लियर लैमिन ए बी सी, तो इट डिटरमाइंस इनर सरफेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इनर सरफेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं न्यूक्लियर लैमिन. अगर न्यूक्लियर लैमिन का फॉस्फोराइलेशन होता है, अगर उस पर फॉस्फेट ऐड होता है, न्यूक्लियर लैमिन पे अगर फॉस्फेट का एडिशन होता है तो क्या होता है, न्यूक्लियर लैमिन जो है वो डिसअसेंबल होता है और न्यूक्लियर ब्रेकडाउन यहाँ पे होता है. तो ये आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल में, जब माइटोसिस होता है सेल को न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ता है ताकि क्रोमोसोम्स जो है वो प्रॉपरली दोनों साइड में अरेंज हो जाए. सो न्यूक्लियर ब्रेकडाउन के टाइम में न्यूक्लियर लैमिन में फॉस्फोराइलेशन होता है और इसी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियर लैमिन जो है वो डिसअसेंबल होता है और वहां से क्या होता है, न्यूक्लियर ब्रेकडाउन. अगर न्यूक्लियर लैमिन का फॉस्फेट अगर हम निकाल दे, इफ वी रिमूव द फॉस्फेट देन वी गॉट द डीफॉस्फोराइलेटेड, मतलब यहाँ पे कोई भी फॉस्फेट अभी अटैच नहीं होगा, डीफॉस्फोराइलेटेड न्यूक्लियर लैमिन
यहाँ पे न्यूक्लियर का रीफॉर्मेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन यहाँ पे फिर होता है। मतलब न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियर का ब्रेकडाउन करना होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हमको करना होगा, तो न्यूक्लियर लैमिन को फॉस्फेट करना होगा, फॉस्फोराइलेट करना होगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पे होती है? ये प्रोसेस होती है हमारे सेल डिवीजन के टाइम पे। तो अगर न्यूक्लियर लैमिन में ही म्यूटेशन हुआ, मतलब न्यूक्लियर लैमिन में ही कोई चेंजेस हुए, न्यूक्लियर लैमिन ने काम करना ही बंद कर दिया, तो यहाँ पे होता है न्यूक्लियर लैमिन ए में अगर म्यूटेशन होता है तो एक डिसीज होता है, एक जेनेटिकल डिसीज वहां पे होता है, और उस डिसीज का नाम है हचिंसन गिलफर्ड प्रोजीरिया। यहाँ पे क्या होती है? हचिंसन गिलफर्ड प्रोजीरिया, या फिर कॉमनली इसको प्रोजीरिया भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्री मैच्योर एजिंग होती है, जो बच्चे होते हैं उनमें प्री मैच्योर एजिंग दिखते हैं, मतलब बच्चे जो है वो बूढ़ों की तरह दिखते हैं, उनकी एजिंग जो है वो फास्ट होती है और उनकी डेथ उसकी वजह से ज्यादा होती है। टीथ जो है वो टीथ की ग्रोथ भी ज्यादा होती है, ग्रोथ का परसेंटेज वहां पे ज्यादा रहता है, और प्री मैच्योर एजिंग वहां पे होती है। प्री मैच्योर एजिंग होने की वजह से जो है वो बच्चों की डेथ उसमें ज्यादा होती है। आपने ये एक प्रोजीरिया जो है वो एक रेयर डिसीज है। अमिताभ बच्चन की पा मूवी देखी है होगी आपने, तो उसमें जो है वो इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो इस तरीके से हमने पढ़ा साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट के बारे में, इंटरमीडिएट फिलामेंट के बारे में हमने पढ़ा। तो आगे वाले लेक्चर में हम पढ़ते हैं सेल साइकिल के बारे में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।